इंस्टॉल कर रहे होंगे, वहां पे आप कस्टम इंस्टॉलेशन में जाएंगे एंड वहां पे जाके जो पिप का ऑप्शन है उसको टिक कर देना, ठीक है। तो वहां पे एक ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ बिकॉज इसकी अब मेरे को जरूरत नहीं है। मैं हर चीज जो मेरे सिस्टम में ओपन है उसको क्लोज कर देती हूँ एंड मैं स्टार्ट करती हूँ आइडियली से। हल्का से मैं इसका स्ट्रक्चर टूल दे देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, यस, सो अब जो ये आपको दिख रहा है ये आपका इंटरेक्टिव मोड होता है। मैम कोई क्वेश्चन? या मैम हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि इसको आइडियली को मतलब इंस्टॉल किए बिना हम थोड़ा सा ऑन द फ्लाई ही यूज कर लें एज अ वेब ब्राउजर, वो भी एक ऑप्शन है क्या? उस पे अगर आप करना चाह रहे हो तो गूगल कोलैब इज गो टू ऑप्शन। ओके ओके, क्योंकि मैम एक्चुअली गूगल कोलैब इज गो टू, वो मैं समझ गई। वो अगर ऑफिस का लैपटॉप वाले कोई काम कर रहे हैं तो गूगल कोलैब पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके। तो यार ये तो हम आगे अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें लेके जानी है। तो ये मेरा इंटरेक्टिव मोड है। इंटरेक्टिव मोड मतलब यहाँ पर जितने भी कोड होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। एंड जब मैं फाइल में जाके न्यू फाइल में जाती हूँ, अब ये जो मेरा मोड ओपन हुआ है इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे होल कोड इज कंपाइल्ड एट वंस। तो याद रखना 2 मोड्स होते हैं आइडियली के अंदर। मैं अगर मैं पार्शियली कर दूं, सो दिस इज द स्क्रिप्ट मोड जहां पे सारा का सारा कोड एक बार में रन हो रहा होगा। ये है आपका इंटरेक्टिव मोड जहां पे आपको एक एक करके कोड रन करना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा 2 + 3, डायरेक्टली आंसर आ गया 5। बट अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है, सो आई नीड टू राइट डाउन, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, 2 + 3। और जब मैंने एंटर करा कोई आंसर नहीं आया, मैंने कहा प्रिंट करो एडवांस पाइथन क्लास 1, कोई आंसर यहाँ नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे पहले आप सारी कोडिंग करते हो, देन आपको कोड को एक साथ रन करना पड़ता है और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कोड रन होता है। वन मोर थिंग, यहाँ पे जब कोड रन करते हो ना तो इसके लिए कई सिस्टम्स में F5 प्रेस करना पड़ता है एंड कई सिस्टम्स में फंक्शन प्लस F5 प्रेस करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम जिसमें आप काम कर रहे हो वो क्रॉस चेक कर लेना। जैसे मेरे सिस्टम में FN + F5 प्रेस करना होगा, हो सकता है आप सबका सिस्टम वेरी करे। क्लियर है? सेटअप करना हम सबको आ चुका है। अच्छा, अब एक और स्टुपिडिटी जो हम लोग करते हैं, थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। एक स्टुपिडिटी और करते हैं। मान लो मैंने फाइल ली, इस फाइल को सेव करने गई, फिर उसके बाद मैं कहाँ गई, सिंपली डेस्कटॉप पे गई। डेस्कटॉप पे जाके मैंने कोई नया फोल्डर बना दिया एंड देन इसका नाम मैंने रख दिया एडवांस पाइथन। तो मैं एडवांस पाइथन वाला जो मेरा फोल्डर था उसमें चली गई, उसके अंदर ले जाके मैंने इसको सेव कर दिया। इसको मैंने सेव कर दिया क्लास 1 के नाम से एंड इसके अंदर मैंने कुछ कोडिंग कर दी। तो फाइल सेव हो चुकी है। अब हम लोग इसको ओपन करने की कैसे कोशिश करते हैं कि हम एडवांस पाइथन में जाते हैं एंड देन हम यहाँ पे जाकर उस फाइल पे क्लिक करते हैं। तो अगर आप इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो वो कोड रन होगा, वो कोड आइडियली में ओपन नहीं होगा। अब आइडियली में ओपन करने के लिए या तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो, इस पे जाके राइट क्लिक करो एंड ओपन विद में ले जाके अगर आइडियली का ऑप्शन आ रहा है तो आप आइडियली को सिलेक्ट करो, वरना बेसिकली आइडियली को ओपन करने के बाद Ctrl+O करो एंड फिर डेस्कटॉप पे जाके जो फाइल आपको ओपन करनी थी उस फाइल को आप सिलेक्ट करो। बिकॉज अगर आप सीधा डायरेक्टरी में जाके फाइल पे क्लिक करोगे वो फाइल ओपन नहीं होगी। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे स्टुपिडिटी करते हैं, पूरी की पूरी क्लास सेव करके घर चले जाते हैं, देन घर जाके बोलते हैं यार फाइल ही ओपन नहीं हो रही। तो इस चीज को नहीं करना है। अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा फंक्शंस। मैम या बोलो बोलो, टेक्स्ट में लिख दो जो मैम भी एक बार और बता दो। कौन सी वाली बात, ये वाली? मतलब बेसिकली जैसे मैंने भी जो पुरानी फाइल वाला बता दीजिए एक बार और। अगर मेरे को पुरानी वाली फाइल ओपन करनी है तो हम कैसे करेंगे, Ctrl+O करेंगे। Ctrl+O करने के बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे एंड जहां पे भी फाइल लिखी हुई है उसको सिलेक्ट कर करके सीधा ओपन करेंगे Ctrl+O करके। अगर आपने सीधा फोल्डर में जाके फाइल पे ऐसे डबल क्लिक करा तो वो फाइल ओपन होने वाली नहीं है। सो बेसिकली फाइल को ओपन करने के लिए यू नीड टू प्रेस Ctrl+O आफ्टर ओपनिंग IDLE। गॉट? और बाकी अगर किसी को इतना सेटअप में इशू आ रहा है, उसको कोर पाइथन इजी है, उसको ब्रैकेट ब्रैकेट कोई इतना इशू नहीं है, तो गूगल कोलैब पे भी रन कर सकता है। ठीक है मैम, इसमें इंटरैक्टिव मोड कैसे ओपन होता है? जब आप आइडियली सर्च करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो मोड ओपन होता है ना वो इंटरेक्टिव ही होता है। फिर इंटरेक्टिव से स्क्रिप्ट पे जाने के लिए आपको फाइल में जाके न्यू फाइल करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे आइडियली सर्च करते हैं, जब आइडियली आपको लॉन्च होता है ना तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आपका इंटरेक्टिव मोड ही आता है।
तो मैम इसे ओपन करने का कोई मैनुअल वे नहीं है? नहीं, देयर इज नो मैनुअल पे, जब लॉन्च करते हो बाय डिफॉल्ट वो ओपन होता है। ओके मैम। डन। अब स्टार्ट करते हैं। अब मेरा आज का टॉपिक है फंक्शंस, क्लियर है? ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं, मैं हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं सबको। फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हो सकता है तो में से कई लोग बहुत सालों बाद पाइथन पढ़ रहे हैं। चलो या अब बेसिकली क्या होता है, मान लो हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, सो मान लो मैं कोई मॉडल बना रही हूँ, ठीक है। अब मेरे मॉडल के अंदर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मॉडल क्या है, जब जब मेरे मॉडल को दिल्ली की डेटा मिलेगा, ध्यान देना, जब जब मैं अपने मॉडल को दिल्ली का डेटा देने वाली हूँ, ये क्या करे, उसको दिल्ली के उसमें स्टोर कर दे। जब जब मैं अपने मॉडल को मुंबई का डेटा दूं, मुंबई नाम की कोई फाइल दूं, उसको मुंबई के डेटाबेस में स्टोर कर दें। और जब जब अपने मॉडल को कोई चेन्नई की फाइल दूं, तो वो क्या करे, उसको चेन्नई के डेटाबेस में स्टोर कर दे। टास्क समझ आया क्या काम है? तो यार अब इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा कोड तो सेम रहता है, बस मुंबई की जगह में यहाँ पे मुंबई का नाम लिखना पड़ेगा, दिल्ली की जगह पे यहाँ पे दिल्ली लिखना पड़ेगा, और चेन्नई की जगह पे चेन्नई लिखना पड़ेगा। मीन्स पूरा का पूरा कोड सेम रहता है। तो एक बात बताओ, क्या आप तीनों चीज के लिए इस कोड को बार बार 3 बार रिपीट करने वाले हो? यस। नो। क्या आप सेम कोड नहीं करोगे? मतलब आप बेसिकली क्या करोगे, एक फंक्शन बना लोगे, और बाद में जब आपको जब जब उसकी जरूरत होगी, आप फंक्शन को कॉल कर दोगे। अंडरस्टूड ना? तो किसी भी काम को बार बार ना करना पड़े, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसका फंक्शन बना देते हैं, जिससे हमारा काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ आया? फंक्शंस का सबसे इजी एग्जांपल जो मैं आपको दे सकती हूँ वो है एक्सेल। अब आप सबने जिंदगी में कभी ना कभी एक्सेल चलाया होगा। अब एक्सेल में देखा, एक्सेल में नंबर ऐसे जुड़ते हैं, इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 + 5, देखा है ना? यस। यस मैम, यस। अब एक्सेल में बार बार 2 + 3 + 4 + 5 ना करना पड़े, उसके लिए हमने क्या फंक्शन बना दिया था, इक्वल टू सम, और उसमें हम डायनेमिकली A1 से लेके A2 तक की रेंज पास कर देते थे। मींस कि कोई काम आपको बार बार ना करना पड़े, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको फंक्शन बना के दे दिया। वैसे यहाँ पे कोई काम मुझको बार बार मैन्युअली कोडिंग से ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, फंक्शन बना देते हैं। और फंक्शन क्या होता है, functions are the sub programs. So basically a function is a sub program that act as a data and returns a value. मतलब ये कुछ तुमसे कुछ डेटा लेते हैं एंड बदले में एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। और यू कैन से प्री डिफाइंड ब्लॉक ऑफ कोड, क्लियर है? प्री डिफाइंड ब्लॉक ऑफ कोड, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो यार हल्का हल्का आइडिया लग चुका है क्या करने वाले। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज और समझना, थोड़ी सी, थोड़ा मैं तुम लोग का थोड़ा सा लॉजिक चेक करूंगी क्या है तुम सबका। हाँ जी, अब मुझे एक चीज बताओ, किसी को ये मालूम है फंक्शन कितने तरीके के होते हैं? कोई बताएगा? मैम 2 तरीके के होते हैं मेजरली, कौन कौन से? एक फंक्शन एक प्रोसीजर। नहीं, मैंने मैम, ओके, एक तो मैम था ना, मैम था नहीं है? हाँ जी मैम। ओके चलो, अगला कौन बोल रहा है? मैम सभी 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स कौन बोल रहा है? कौन कौन बोल रहा है? इजहार ने भी बोला, और किसने बोला? मैम अभी किसी ने- मुझे ये नहीं पता कितने टाइप के होते हैं, बट एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, आई थिंक कुछ और भी होता होगा, सिस्टम डिफाइंड भी होते होंगे मे बी। जैसे मैम एक यूजर डिफाइंड होता है, एक प्री डिफाइंड इनबिल्ट होता है। अच्छा, ये कह रहे हो, ओके। बाकी से भी पूछूं मैं एक बार, मुझे मजा आ रहा है सबके राय जान के जिंदगी में। ओके, इसका हो गया। अंकिता बताना जरा कितने फंक्शन है तुम्हारे हिसाब से? शीज वो सो रही है, कोई नहीं। छबिल आप बताओ। मैम यूजर डिफाइंड इज व्हाट आई वाज टेलिंग, और आई थिंक एक सिस्टम डिफाइंड भी होते होंगे, दैट्स होते जस्ट होंगे, मतलब हम ब्लर आउट। दिव्यांश, दिव्यांश तो हो रहा है, कोई नहीं, उसको हम इग्नोर करेंगे। बाकी उससे मैं बाद में पूछूंगी, क्वेश्चन बचा के रखे हैं मैंने। देखो यार, ये तुम 4 टाइप्स 5 टाइम छोड़ो, जब भी तुमसे पूछेगा ना कि इतने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो अब सबसे पहले उस बंदे से पूछना कि सर आप कौन से वाले फंक्शन की बात कर रहे हो, क्लियर है? तो जब भी आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइप के फंक्शन है, तो पहले आप उससे पूछोगे कि सर आप कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो, कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो, उससे मेरा क्या मतलब है, ध्यान से देखना। बेसिकली फंक्शन की 3 कैटेगरी होती है, याद रखना। कितनी कैटेगरी होती है? 3 कैटेगरी होती है।
फर्स्ट कैटेगरी होती है बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस आर द फंक्शन जिनको आपको कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो किसी लाइब्रेरी में नहीं है, आप सीधा उनका नाम लिखेंगे एंड वो कॉल हो जाए। प्रिंट फंक्शन, आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट कॉल हो गया। लेंथ फंक्शन, आपने लेंथ लिखा, लेंथ कॉल हो गया। टाइप फंक्शन, आपने टाइप लिखा और टाइप आपका क्या हो गया, कॉल हो गया। सो दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस, जिसका आपने नाम लिखा एंड वो फंक्शन अपने आप रन हो गए, आपको उनको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, आपके लिए किसी लाइब्रेरी का नाम नहीं लिखना पड़ा, या फिर ये बेसिकली हो गया। डन। तो दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। फिर जो आपके सेकंड टाइप के फंक्शंस होते हैं वो होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल फंक्शंस। बिल्ट इन मॉड्यूल फंक्शंस, ऐसे फंक्शन जिनको किसी मॉड्यूल के अंदर बनाया गया है। किसी मॉड्यूल के अंदर बनाया गया है, इससे मेरा क्या कहना है कि मान लो आप सबने numpy का नाम सुना है, यस, numpy लाइब्रेरी है, और numpy लाइब्रेरी में ना क्या होता है, बहुत सारे उसके खुद के फंक्शन होते हैं, जिन फंक्शंस को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको numpy को इंस्टॉल करना ही पड़ता है। मान लो मैथ लाइब्रेरी है, अगर आपको मैथ का कोई फंक्शन यूज करना है तो आपको मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपको साइन, टैन, कॉस ये फंक्शन यूज करना है, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट आपको क्या लिखना पड़ता है, इंपोर्ट मैथ, और एक बार जब मैथ इंपोर्ट हो जाती है फिर आप क्या लिखते हो, मैथ डॉट साइन और मैथ डॉट स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो वो फंक्शन जो किसी मॉड्यूल के अंदर है, किसी लाइब्रेरी के अंदर है, वो सेकंड टाइप के फंक्शंस होते हैं, जिनको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उनको यूज करने के लिए आपको उनकी लाइब्रेरी या तो उनका मॉड्यूल यूज करना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल है मैथ मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया, numpy, pandas, matplotlib, seaborn, ये सब इस कैटेगरी के अंदर चले गए। क्लियर है? एंड इसके बाद हमारे थर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस आते हैं, जो कि मेरे फेवरेट है, जो कि मैं आज तुम लोगों को प्रो बना दूंगी इस चीज के ऊपर, कुछ भी काम कर लोगे। दैट is UDF. UDF stands for the user defined function. ऐसे functions जो हम खुद बनाते हैं अपने काम को easy करने के लिए। क्लियर है? अब ये कैसे functions होते हैं, हमारे काम को easy कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। या एग्जाम्पल देती हूँ मैं गेम का, सब गेम खेलते होंगे, तो ने गेम पहले खेला होगा। अब गेम के अंदर क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई गन है और मैंने गन को क्या करा, शूट करा। तो जैसी गन शूट होती है, टारगेट हिट होती है, तो कई गेम में लिखा आता है 100+, कई गेम में लिखा आता है कुछ भी असेंबल्स आते हैं, या तो वहां पे लाइट आती है, या तो वहां पे कुछ साउंड आता है, या फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। ये कुछ चीजें हमारे गेम्स के अंदर होती है। तो तुम्हें क्या लगता है ये कोड वहां पे बार बार मैनुअली रन हो रहा है? नहीं, मीन्स हमारे डेवलपर ने कोड बना के छोड़ दिया है, और जब जब उसको जरूरत पड़ती है वो उस कोड को क्या कर देता है, कॉल कर देता है। तो ऐसे फंक्शंस जो तुम्हें बार बार उनकी जरूरत पड़ती है, डे टू डे लाइफ में तुम्हें वो फंक्शंस यूज करने पड़ रहे हैं, लाइक कुछ कोड करना पड़ रहा है, तो उस कोड का तुम एक फंक्शन बना देते हो, एंड अब अगली बार से तुम्हें रोज फंक्शन कोड करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसका नेम लिखोगे एंड वो क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। ठीक है? तो इनके अलावा जो फंक्शंस होते हैं वो यूडीएफ होते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने का ना एक सिंटेक्स होता है। क्या बोला? एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आप क्या लिखते हो, डिफ। डिफ का मतलब क्या है, डिफाइन। फिर यहां पे आप डालते हो अपने फंक्शन का नेम, यहां पे आप पास करते हो उसके कुछ पैरामीटर, यहां पे डालते हो आप उसकी बॉडी, और फिर ये हो गया आपका फंक्शन कंप्लीट। अब मैं इसको करके दिखाऊंगी तभी ज्यादा दिमाग में घुसेगा। तो एक बेसिक सा फंक्शन बना के देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अपने आइडियली पे आ गए। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया सम फंक्शन कैसे बनाया होगा माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, उसके थोड़े पीछे का लॉजिक देखते हैं। तो सम, डेफ फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, सम। अब ये मुझसे एक ए वैल्यू लेगा, एक बी वैल्यू लेगा, तो डेफ फंक्शन का नाम एंड देन पैरामीटर्स जो भी इसको लेने पड़ते हैं। पैरामीटर्स के बाद आपको यहाँ टर्मिनेटर ऐड करना पड़ता है। टर्मिनेटर मीन्स की टर्मिनेटर इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मेरे फंक्शन का हेडर कंप्लीट हो चुका है। ओके, और जैसे आप एंटर करते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन आ गई है। इंडेंटेशन मतलब जो भी यहाँ पे जो स्पेस आ रही है एक्स्ट्रा, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। और इंडेंटेशन तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो 4 स्पेस दो, 5 स्पेस दो, 10 स्पेस दो, या 50 स्पेस दो। बाय डिफॉल्ट कितनी इंडेंटेशन आती है, कौन बताएगा? बाय डिफॉल्ट पाइथन में कितनी इंडेंटेशन आती है? बाय डिफॉल्ट 1 टैब आती है। ये 1 टैब है, 1 टैब मतलब 4 स्पेस, तो बाय डिफॉल्ट 4 स्पेस की इंडेंटेशन यहाँ पे आती है। अब मैंने बोला इसका काम क्या है, ये सी लेगा, ए एंड बी को प्लस करेगा, सी में स्टोर करेगा, और फिर मुझे रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न कर देगा? सी की वैल्यू ये मुझे रिटर्न कर देगा।
सो मैंने कहा यार ये तो इजी काम है, ये तो मेरे को दिमाग में घुस गया। अब मैंने फंक्शन रन करा, मैंने इसको सेव कर दिया वो एपी वाली फाइल में, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, UD। मैंने कोड रन करा, क्या कुछ आंसर दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज अभी मैंने फंक्शन को सिर्फ बनाया है, और जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करने वाली मेरा कुछ भी काम नहीं होगा। सो नाउ आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन, एंड फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका नाम लिखना पड़ता है। सो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, सम प्रिंट करो, किसका, 3 का और 4 का और 7 का। अब जब आप कोड रन कर रहे होगे, सो यहाँ पे आपको ये 11 आंसर प्रिंट करवा के दे रहा होगा। सो बेसिकली ये है आपके फंक्शन की बॉडी, और ये है आपके फंक्शन में कॉलिंग। मींस दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन या फिर डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। और ये क्या है आपका, कॉलिंग या फिर इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन। क्लियर है? 2 शब्द हैं, यहाँ पे मैंने फंक्शन को बनाया, यहाँ पे मैंने उसको कॉल करा। गॉट इट? रन करने के लिए F5 प्रेस करना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 शब्द याद रखना, यहाँ पे जो ये A और B पास करा है ना, इस A एंड B को क्या बोलते हैं, पैरामीटर, और प्रोफेशनल वर्ड है इनका फॉर्मल पैरामीटर। और नीचे जो तुमने 4 और 7 दिया है ना, इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, या फिर इनका ऑफिशियल नेम है एक्चुअल पैरामीटर। क्लियर है? याद करने की ट्रिक चाहिए, एक्चुअल भी A से स्टार्ट होता है, आर्ग्यूमेंट भी A से स्टार्ट होता है, दोनों A से स्टार्ट होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट को एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है। मींस पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट भी आप कह सकते हो, या फिर उसको फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर भी कह सकते हो। मींस ये किसने डिफाइन करा है, डेवलपर ने, और इसको कौन पास करता है, यूजर। ठीक है, इजी, आई डोंट थिंक कुछ समस्या रहनी चाहिए, बड़ा सा आसान एग्जांपल था, हमने समझ लिया। तो ये है हमारे A और B, और ये है हमारे 4 और 7। अब पैरामीटर दिमाग में घुस गया, हमें आर्ग्यूमेंट हमारे दिमाग में घुस गया, तो मतलब बेसिकली अब हमको फंक्शंस बनाने खुद के आ गए। पर जो UDF होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। क्या कहा मैंने, UDF तो बनाना आ गया, बड़े सक्सेसफुली तरीके से आ गया, बट जो हमारे UDF होता है ना, थोड़ा सा मैं जाती हूँ या तो UDF बनाना आ चुका है हम लोग को, हमने एक बेसिक सा छोटा सा कोड बनाया। बट ये UDF है ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है void और एक होता है नॉन void। क्लियर? अब किसको void और नॉन void में डिफरेंस पता है, मुझे बस ये बताओ। हैंड रेस करना है, मैं खुद किसी एक बंदे से पूछूंगी, हैंड रेस कर दो जिसको पता है। किसी का हैंड रेस नहीं है क्या? ओके, मैं हमको पता है, गॉट इट। डिफरेंस बिटवीन void एंड नॉन void फंक्शंस। मैम जो फंक्शंस मतलब वॉइड होते हैं या फिर नल होते हैं। यस मयंक। मैम वॉइड फंक्शन में जो पैरामीटर्स होते हैं या वो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वो पास नहीं होते, और जब जो माइक बंद कर दो, गलत है। अच्छा ये C++ की डेफिनेशन है, पाइथन में डेफिनेशन नहीं चलती। यस, एनीवन एल्स? हाँ यार, तुमको बता रहे थे, बताओ। टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, कौन नहीं है? ये नॉन वर्ड है। ओके, दिव्यांश बताएगा, गलत बोला तुमने। हाँ दिव्यांश बताओ। मैम जिसमें कुछ रिटर्न होता है वो नॉन वर्ड, जिसमें कुछ रिटर्न नहीं होता वो वर्ड होता है। शाबाश, सही बोला। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, एक एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। नहीं, तुमने टेक समथिंग बोला, टेक का कुछ रिलेशनशिप ही नहीं होता। मैं बताती हूँ। अब हुआ क्या, मान लो मैंने फंक्शन बनाया, बहुत ध्यान से समझना। या मान लो मैंने फंक्शन बनाया डेफ सम, ये आपसे A ले रहा है, B ले रहा है, और क्या रिटर्न कर रहा है, A प्लस B, ये कुछ ऐसे रिटर्न कर रहा है। क्लियर है? तो ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है आपका नॉन वॉइड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन वॉइड।
मीन्स इसमें रिटर्न स्टेटमेंट है। तो कोई ऐसा फंक्शन जो आपको कुछ रिटर्न करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन वॉइड फंक्शन। बट मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, जिसका नाम मैंने क्या रखा? ग्रीटिंग। एंड ये क्या करता है? ये जाता है और प्रिंट कर देता है। क्या प्रिंट कर देता है? नमस्ते। ये सिर्फ नमस्ते प्रिंट कर रहा है और ये बदले में कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो इसको क्या बोलते हैं? वॉइड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो आपको कुछ रिटर्न कर रहे हैं, मतलब वो वैल्यूज पे कुछ काम करके आपको कुछ बदले में देते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन वॉइड फंक्शन। बट ऐसे फंक्शन जिनमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता, वो सिर्फ अपना काम करके गायब हो जाते हैं, वो आपको बदले में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, वो कौन से फंक्शंस होते हैं? वॉइड। क्लियर है? तो अगर रिटर्न स्टेटमेंट है सो दे आर नॉन वॉइड फंक्शंस, और अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो वो वॉइड फंक्शन है। इस चीज को ध्यान देना। तो अभी जो हमने कोड बनाया था वो कौन सा कोड था? नॉन वॉइड। ओके, तो अभी जो हमने कोड बनाया था दैट वाज नॉन वॉइड एंड दिस इज वॉइड। या मैम? मैम वॉइड फंक्शन तो उन्हें भी बोलते हैं ना जब डिक्लेरेशन के दौरान जितने पैरामीटर। तुम ये बोल रहे हो ना कि अगर ये वाला ब्रैकेट खाली तो उसको वॉइड बोलेंगे, है ना? मैम कॉलेज में तो ये बनाया था। भाई कॉलेज वालों को पढ़ाना आता तो यहाँ नहीं पढ़ा रहे होते। आजा गूगल करते हैं यही तो। अरे हम लोग को नहीं आता भाई, इसलिए वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो गलत पढ़ाते हैं। हाँ, सारे बच्चों को बीटेक एंड बीसी में गलत नॉलेज दी जा रही है। लोग मैम यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में क्या बदल जाती है क्या डेफिनेशन वॉइड की? लाइक वॉइड की डेफिनेशन जो मैंने बोली जेन्युइन वही है, बट बच्चे गलत तरीके से समझते हैं। तो व्हाट आर वॉइड फंक्शंस? यहाँ पे बेसिकली क्या है? नॉट रिटर्न अ वैल्यू। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रिटर्न स्टेटमेंट से वॉइड की डेफिनेशन आती है। पता है स्कूल के टीचर क्या पढ़ाते हैं? आज मैं दिखाती हूँ। स्कूल के टीचर सिखाते हैं, स्कूल के टीचर क्या सिखाते हैं, कॉलेज के टीचर क्या सिखाते हैं, वो सिखा रहे हैं तुमको कि मान लो मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या रखा? XYZ। तो अगर यहाँ पे खाली है तो उसको वॉइड बोलेंगे, और अगर यहाँ पे खाली नहीं है तो उसको नॉन वॉइड बोलेंगे। बिकॉज उनको आता है वॉइड इंग्लिश वाला, और इंग्लिश में वॉइड का मतलब खाली और खोखला होता है। बट एक्चुअल में ये डेफिनेशन पूरे तरीके से क्या है? ये डेफिनेशन जो मैंने बताई ये पूरे तरीके से क्या है? सरासल गलत है। ऐसी कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है। ये डेफिनेशन गलत है। ऐसी डेफिनेशन क्या है? अगर रिटर्न स्टेटमेंट है तो वो है नॉन वॉइड, और अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो वो है वॉइड। क्लियर है? और बात क्या है जो हमारे, यस मैम। ठीक है मैम तो क्वेश्चन यूनिवर्स नॉन बोलो। वॉइड में जो आर्ग्यूमेंट्स कह लो, नहीं आर्ग्यूमेंट्स नहीं, पैरामीटर्स जो हैं मतलब वो खाली वो उस नहीं होते हैं ना वॉइड, सॉरी मतलब वॉइड फंक्शन में पैरामीटर नहीं होते, राइट? नहीं नहीं नहीं, पैरामीटर हो ना हो उससे वॉइड का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अच्छा जी, ओके रिटर्न ओके स्टेटमेंट का है, वही तो मैंने बोला। ओके, ठीक है। अंडरस्टूड? जो आपने कॉन्सेप्ट बोला वो कॉन्सेप्ट हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वहां के प्रोफेसर कहते हैं कि पैरामीटर्स का वॉइड नॉन वॉइड रिलेशनशिप है ही नहीं है, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट का है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट दिया है मतलब वो नॉन वॉइड है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया तो वॉइड है। तो अगर सिंपल भाषा में समझें तो अगर मैं कुछ काम करके आपको कुछ दे रही हूँ तो मैं नॉन वॉइड हूँ, और अगर मैं काम करके चुप हो गई तो मैं वॉइड हूँ। तो जो मैं शांत हुई हूँ ना, जो मैंने सन्नाटा दिखाया है, उसको वॉइड बोलते हैं। कि मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने खोखलापन दिखा दिया, समथिंग लाइक दिस। आप समझे डेफिनेशन क्या है? यस मैम, तो आप समझ गई। रिटर्न मैम आप स्टेटमेंट, एक यस छोटा बोलो। सा कोई बहुत ही बेसिक एग्जांपल दोगे जहाँ पे फंक्शन वॉइड है लेकिन उसमें पैरामीटर्स भी हम दे रहे हैं? या ये लो आ जाओ, मान लो मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है? इंक्रीमेंट। ये हम सेक्स वैल्यू ले रहा है और प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर रहा है? x+1। अब देखो ये फंक्शन क्या है? वॉइड। बट ये यहाँ पे पैरामीटर भी ले रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक बट है जैसे आप मैम, इसमें रिटर्न डालोगे नॉन वॉइड बन जाएगा। गॉट इट मैम, मेक सेंस। ठीक है, डन? आइडिया लग गया? अभी डेफिनेशन थोड़ी इंप्रूव कर लो। अब मुझे उम्मीद है एग्जांपल्स मैंने दोनों के लिख के दिखा दिए हैं। ये वाला क्लोज दिस थिंग, या तो ये एग्जांपल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं नोट शेयर कर दूंगी। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिटर्न नहीं है तो वॉइड है। क्लियर है? जैसे हमारे पास लोकेश बैठा हुआ है, अब मैं लोकेश से कुछ भी पूछती वॉइड हो जाता है, वो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। तो लोकेश किसका एग्जाम्पल है? वॉइड, है ना? यार अब तो कुछ रिस्पॉन्स दे दे। वो बोला मैं अपनी आंखों से पढ़ लो, मैं बोलने नहीं वाला कुछ। ठीक है, डन?
अब यार ये चीज तो हमारे दिमाग में आ गई है, हम कर लेंगे। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो तो यार ये चीज तो समझ आई, तो आप वॉइड नॉन वॉइड समझ आ गया। अब इसके बाद ना मैंने क्या कहा, कोडिंग यहाँ पे चली गई। अब इसमें ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करूंगी जहां इंसान फंसता है कोडिंग करते वक्त। अब मान लो ये तो आपने बनाया था नॉन वर्ड फंक्शन, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, इसका नाम मैंने क्या लिखा, ग्रीटिंग, और ये क्या प्रिंट करेगा, नमस्ते प्रिंट करेगा। क्लियर, नमस्ते ये प्रिंट करेगा। अब ध्यान से देखना, जो भी आपके ये फंक्शन होते हैं एज इनमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो अगर आप इनका सिर्फ ग्रीटिंग नाम भी लिखोगे तो आपको इनके आगे और पीछे प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखना। जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न आ रही थी तो उस रिटर्न वैल्यू को मैंने लिया, देन उसमें कुछ प्रिंट करा, बट एज यहाँ पे कुछ रिटर्न आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे जब मैं फंक्शन कॉल करूंगी तो उसके बाहर प्रिंट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये चीज, बहुत बेसिक सी चीज है बट इसको याद रखना, वरना Yes, एरर ma'am. करके सीखने से अच्छा है कि मैं ही बता दूं तो उस गलती को ना करो। गॉट इट? गॉट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, हमने फंक्शंस जान लिए, उनकी 3 कैटेगरीज जान ली, फिर यूडीएफ की जो 2 कैटेगरीज थी वो हमने बेसिकली जान ली कि 2 तरीके के फंक्शंस बनाने वाले हैं। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज आर्ग्यूमेंट पासिंग। 3 आर्ग्यूमेंट पासिंग क्या होती है, या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। चलो बताओ कितने तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कौन बताएगा? या कमिंग बैक टू द मीटिंग, कितने टाइप्स के आर्ग्यूमेंट होते हैं? खुद बताना, चैट जीपीटी मत करना है, गूगल नहीं करना। कोई नहीं, नो वन। मुस्कान, शबिर, नो मैम, नो आइडिया, सॉरी। मयंक, चलो कोई नहीं मैं बताती हूँ। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट मतलब जो कॉलेज की स्टडी से थोड़ा ढुल्ला ढुल्ला हो गया, इसलिए गलत आंसर आएगा। छोड़ो फिर मत ही बताओ, मैं बताती हूँ। या अब टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट, अब याद रखना मैंने कैसे याद करा जब मैं बहुत छोटी थी, तो आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना, और बहस कौन करते हैं, हम लोग। तो जो वैल्यूज हम पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट होती है। दिस इज हाउ आई रिमेम्बर कि जो वैल्यू डेवलपर ने डिफाइन करी वो पैरामीटर है, जो वैल्यू मैं दे रही हूँ वो आर्ग्यूमेंट है, और जनरली हमारा काम होता है आर्ग्यू करना। तो आर्ग्यूमेंट वो होता है जो वैल्यूज हम देते हैं। बट आर्ग्यूमेंट देने के भी 3 तरीके हैं। आर्ग्यूमेंट को आप 3 तरीके से पास कर सकते हो। आप सबने पढ़ा होगा, हो सकता है ध्यान ना आ रहा हो, मैं भी लिखूंगी तो याद आ जाएगा। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब जो पहला आर्ग्यूमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड तरीका। अभी कीवर्ड से भी पहले आपको पढ़ा थी मैं, पोजिशनल। तो पहले आते हैं आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, फिर सेकंड पोजीशन पे आपके आते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, एंड थर्ड आपके आते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सुना होगा कहीं ना कहीं, सबका नाम सुना होगा। अब ये टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, मान लो मैंने फंक्शन बनाया डेफ, ठीक है। अब मैं अपना फेवरेट एग्जांपल लूंगी बिकॉज वो समझाना सबसे आसान रहेगा। एसआई, एसआई क्या है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब अगर तुम बैंक से पैसे लेते हो तो तुम्हें खुद की जेब से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके ही बैंक को वापस देना होता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज पे पैसे लेना। और इंटरेस्ट भी 2 तरीके का होता है, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है जिसमें, तो अब सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, ये हमसे प्रिंसिपल अमाउंट लेता है, रेट लेता है, टाइम लेता है, और मुझे ये कैलकुलेट करके बता देता है कि मुझे तुम्हें कितने पैसे वापस करने हैं, जिसका होता है ये फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाय 100। सही बोला, सही फॉर्मूला है ये, एकदम याद हो गया होगा हमारी मेमोरी में, बहुत 8th क्लास से बहुत पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला से याद हो गया। तो मैंने एक बेसिक फंक्शन बनाया जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा एंड मुझे उसका पैसा बता देगा, मुझे कितना इंटरेस्ट वापस करना है अपने लोन अमाउंट के ऊपर। सो अब इसके ऊपर मैं कितने तरीके से पास कर सकती हूँ। पहला तरीका कौन सा था, पोजिशनल। पोजिशनल में मेरा मतलब क्या है कि मैं जब बोलूंगी प्रिंट करो सिंपल इंटरेस्ट, तो पोजिशनल का मतलब है कि अगर तुमने यहाँ पे सबसे पहले P पास करा है तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 या फिर 50 लाख का लोन लिया। फिर R मतलब कितने रेट पे लिया, तो मान लो मैंने अगर वो एजुकेशन लोन लिया था 50 लाख का, तो मान लो उन लोगों ने 4% के रेट पे दे दिया, मान लो बहुत कम बोला बट या। फिर मांग रहा है T, कितने टाइम के लिया, तो मैंने बोला जो लोन लिया है वो मैंने 5 साल के लिया फॉर एग्जाम्पल, तो 50 लाख 4 और 5। तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था, बिकॉज पहले P का पोजीशन था तो हमने P पास करा, फिर R का पोजीशन था तो मैंने R पास करा, फिर T का पोजीशन था तो मैंने T पास करा।
लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको कीवर्ड में भी पास कर सकते हो। कैसे? प्रिंट करो, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करो, अब तुम रेट पहले दे दो कि रेट 4 था, टाइम 5 साल का था और प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख का था। तो अगर तुम ऐसे कीवर्ड्स का नाम लिख दोगे तब तुम इनकी पोजीशन को आगे पीछे भी चेंज कर सकते हो। तो अगर तुमने सीधा वैल्यूज पास कर दी, सो दिस इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अगर तुमने पैरामीटर इक्वल्स टू करके वैल्यू पास करी है तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है, बिकॉज तुमने कीवर्ड भी पास कर दिया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, राइट इट डाउन, देन मैं तुम्हें थर्ड आर्ग्यूमेंट बताती हूँ। ठीक है, होता रहता है, एक बंदा कंफर्मेशन दे दो फिर मैं आगे बताती हूँ। हो गया? लिख लो, मैं दे रही हूँ। एक सेकेंड, या डन? ठीक है, हाँ जी बोलो। मैम इन दोनों के बीच में जो हम ये ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब ये कॉल कर रहे हैं फंक्शन को प्रिंट के अंदर, इन दोनों कॉलिंग में फर्क क्या हो रहा है? फर्क इसमें ये हो रहा है कि इसमें तुमने जैसी पोजीशंस थी, जब अगर पी पहले था तो पी पहले पास करा, आर बाद में था तो आर बाद में पास करा, टी आखिर में था तो टी आखिर में पास करा। बट यहाँ पे तुमने इनकी पोजीशन आगे पीछे कर दी, कीवर्ड बदल लिया। रेट यहाँ पे रेट सेकंड पोजीशन में डिक्लेयर था, बट रेट तुमने सबसे पहले दे दिया। यहाँ पे टाइम लास्ट में था लेकिन टाइम तुमने सेकंड नंबर में दे दिया। मींस एज तुमने अब कीवर्ड मेंशन कर दिए हैं तो अब तुमको इन्हें पुराने पोजीशन में पास करने की जरूरत नहीं है। जो चीज तुम्हें पहले डालने का मन है उस चीज को तुम पहले पास कर सकते हो। गॉट इट? ओके ठीक है, अब इसके बाद आता है थर्ड वन। थर्ड वन इज आवर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। थर्ड क्या है हमारा? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे काम करता है, हल्का सा इसको मैं समझाना चाहूंगी। डिफॉल्ट स्टैंड्स फॉर पहले से डिफाइंड। अंडरस्टूड? मान लो कि अगर यूजर ने कोई वैल्यू दी तो ठीक, वरना बाय डिफॉल्ट, जैसे हमारे फोन नंबर में बाय डिफॉल्ट +91 लिखा जाता है ना, हमारे फोन नंबर से जगह लोकेशन के हिसाब से खुद +91 कैच कर जाता है। अगर तुम कहीं बाहर हो तो वहां का एक्सटेंशन अपने आप बाय डिफॉल्ट कैच कर जाता है। या फिर हर जगह एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर तुम लोगों ने MySQL में कभी काम कर रखा है तो वहां पे तुम फील्ड्स के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते थे, वैसे यहाँ पे भी तुम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर सकते हो। मान लो मैंने क्या करा, मैं कोड कॉपी पेस्ट करूंगी, तो मैंने Ctrl+C करा, यहाँ Ctrl+V करा। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने PRNT, टी मैंने डिफॉल्ट लिख दिया 5। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने कोई टाइम पास करा, मतलब टाइम की कोई वैल्यू पास करी, तो ये उस वैल्यू पे कैलकुलेशन करेगा। अगर तुमने टाइम पास नहीं करा, टाइम की कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो बाय डिफॉल्ट 5 साल लेके कैलकुलेट कर देगा। तो मैंने टी की वैल्यू डिफॉल्ट में कितनी सेट कर दी है? 5। मीन्स अगर मैं लिखूंगी प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? सिंपल इंटरेस्ट, मैंने 40 लाख रुपए लिए हैं 5% की रेट पे, तब भी काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे टी इज नॉट पास्ट। तो अभी ये क्या करेगा? टाइम को 5 साल लेके कैलकुलेट कर देगा। बट अगर मैंने क्या लिखा, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? सिंपल इंटरेस्ट 40 लाख रुपए पे 6% के रेट पे 2 साल के लिए, तो अब ये टाइम को यहाँ पे क्या लेगा? टी इज पास्ट, सो टी को 2 साल लेके जाएगा। बताओ क्या हुआ? क्या 2 आर्गुमेंट ही दिए हैं भाई, क्योंकि तीसरा डिफाइंड है ना यहाँ पे, तीसरा तो फिक्स्ड है। क्लियर है? कोई इशू चीज के अंदर? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुन लो। तो अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, अब मान से मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज पास की, तो उन दोनों वैल्यूज को लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को यहाँ से उठाएगा, कैलकुलेट करेगा। बट मान लो अगर मैंने टाइम को 2 साल पास कर दिया, तब वो 5 साल की जगह 2 साल के बेसिस पे कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, अब इसमें एक रूल आता है, इसमें सिंटैक्स एरर है जो हम करते हैं। रूल क्या है? डिफॉल्ट वैल्यूज को फंक्शन के एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना पड़ेगा।
क्या बोला मैंने? डिफॉल्ट वैल्यू को फंक्शन के एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना पड़ेगा। मींस जैसे t इक्वल्स टू 5 है तो एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए। अगर गलती से तुमने t इज इक्वल्स टू 5 एंड कॉमा r मतलब डिफॉल्ट वैल्यू के बाद कोई नॉन डिफॉल्ट वैल्यू डाली और अगर कोड रन करा, तुम्हारा कोड काम नहीं करेगा। क्या लिखेगा? नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब नॉन डिफॉल्ट को पहला होना चाहिए, डिफॉल्ट को बाद में होना चाहिए। बट अगर मैं रेट को भी डिफॉल्ट बना दूंगी, अब मेरा कोड काम कर जाएगा। गॉट इट? तो याद रखना, या तो अगर एक डिफॉल्ट वैल्यू है तो उसको सबसे कॉर्नर में डालो, और अगर मल्टीपल डिफॉल्ट वैल्यूज है, अगर एक वैल्यू को तुमने में डिफॉल्ट बनाया तो उसके बाद की सारी वैल्यूज तुम्हें डिफॉल्ट बनानी पड़ेगी, वरना सिंटेक्स एरर रहेगा। ठीक है, राइट इट डाउन, लिख लो इस चीज को। स्क्रीनशॉट लेना है कोड का तो वो भी ले सकते हो। नोट्स में दूंगी, बट बेटर नोट्स वही होते जो तुम खुद से बनाते हो। सो आई प्रेफर कि तुम लोग नोटपैड पे और कॉपी में साइड बाय साइड नोट्स बनाते जाना। डन? यस मैम। या परफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, किसी का स्किप हो गया है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके अंदर ना तुम लोगों ने टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट वगैरह पढ़ लिए। अब इसके बाद ना अगला कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। क्या कहते हैं उसको? स्कोप ऑफ वेरिएबल। कौन बताएगा क्या होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल? ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, मुझे किसी ना किसी चीज का जवाब जरूर मिलेगा। स्कोप, मैम जितना नॉलेज है, जितना रिकॉल कर मैम, पा रहा हूँ, एक लोकल वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप क्यों लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होता है कि वो लोकल ही रन होगा या ग्लोबली प्रोग्राम में कहीं भी रन हो जाएगा उसकी वैल्यू। हाँ हाँ सही 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 बोला। मीन्स बेसिकली स्कोप ऑफ वेरिएबल मतलब उसकी वो कहाँ तक, लाइक कहाँ तक वेरीफाइड है, कहाँ तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर दिल्ली पुलिस में है तो उनका स्कोप दिल्ली में। अब मैं यूएसए में जाकर नहीं बोलूंगी कि मेरे पापा पुलिस में है, वहां पर उसका स्कोप क्या है? 0 है। या फिर अगर मेरे पापा किसी यूनियन में होते, यूएन में होते, या फिर किसी WHO किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होते, तो हर जगह जाके उस चीज का होता। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में बात कर रही हूँ तो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो वो लोकली काम कर रहा है। अब मैं इंटरनेशनली जाके हिंदी में बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो ग्लोबली वहां पे वो चीज चलेगी। तो स्कोप ऑफ द वेरिएबल मतलब जिस वेरिएबल पे आप काम कर रहे हो वो कहाँ पे एक्सेप्टेबल है। किसी फंक्शन के अंदर होगा मतलब वो लोकल वेरिएबल है, किसी फंक्शन के बाहर होगा तो वो ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगी, कुछ कीवर्ड्स एक बार देखना ध्यान से। क्या? अब मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने एक वैल्यू ली x इक्वल्स टू 10, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, कोई भी रैंडम फंक्शन बनाया xyz, उसका नाम मैंने ये मुझसे xyz लिया, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया x इक्वल्स टू 3 एंड ये क्या रिटर्न करेगा? x प्लस 3। और फिर ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये x इक्वल्स टू 10 लिखा है ना, ये कौन सा है? ग्लोबल, जो कोड के अंदर भी चलेगा एंड कोड के बाहर भी चलेगा। और जो मैंने ये वाला एक्सएलसी लिखा है ये क्या है? लोकल, जो सिर्फ इस फंक्शन के साथ काम करेगा, इस फंक्शन के बिना काम नहीं करेगा। सो नाउ टेल मी, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट x करने बोलूंगी क्या आंसर आएगा? 3 आएगा सर, 3 3 6 मैम 10 10 आएगा 10 आएगा। क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा, हाँ जी, मैंने फंक्शन में कॉल फंक्शन लिया। को तो कॉल अगर ही यहाँ किया पे आपने, 10 लिखा है तो अगर मैं कोड रन करूंगी तो ये मुझे कुछ भी 10 आंसर दे देगा। डन। बट अगर मैं यहाँ के जाके क्या लिख दूं? प्रिंट XYZ, अब मैंने कोड रन करा तो अब इसका आंसर कितना आ रहा है? 6। फिर वो इस वाले 3 के अंदर और 3 ऐड करके मेरे को 6 रिटर्न कर रहा है। क्लियर है? डन है? ये पहली चीज है। ग्लोबल लोकल हमको समझ है। दिस थिंग इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल का स्कोप कहां तक है? अब इसके अंदर ना एक चीज याद रखना, यू कैन नॉट चेंज अ ग्लोबल वैल्यू लोकली। किसी भी ग्लोबल वैल्यू को मैं लोकली चेंज नहीं कर सकती।
मतलब डायरेक्टली तो नहीं कर सकती, इनडायरेक्ट तरीके बहुत सारे हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने एक वैल्यू ली y इज इक्वल्स टू 11, मैंने क्या बोला, डेफ ABC कुछ भी फंक्शन का नाम लिखा, और इसको मैंने क्या करने बोला, y प्लस इक्वल टू 1, एंड फिर क्या रिटर्न करने बोल दिया, y, कि भाई y की वैल्यू ले, उसको एक बढ़ा और y को क्या कर दे, रिटर्न कर दे। और यहाँ मैंने क्या बोला, प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, ABC को प्रिंट कर दो। अब जब मैं कोड रन करने गई ना, तो यहाँ पे एरर आ गया, क्या एरर आ गया, अनबाउंड लोकल एरर, कि भाई मुझे लोकली y नाम का तो कोई वेरिएबल मिला ही नहीं। मतलब जब मैंने इसको बोला कि y की वैल्यू को एक परमानेंटली चेंज कर दो, तो इसको लोकली y की कोई वैल्यू मिली ही नहीं, और इसने मुझे क्या दे दिया, यहाँ पे ये अनबाउंड लोकल एरर दे दिया। बट अगर मैं किसी भी ग्लोबल वैल्यू को लोकली चेंज करवाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली कोड में जाऊंगी एंड यहाँ जाके डाल दूंगी ग्लोबल y। अब जो मैंने यहाँ पे ग्लोबल y लिखा है ना, तो इसको मतलब इसको बाहर वाले y का क्या मिल चुका है, एक्सेस मिल चुका है। अब ये बाहर वाला y लेगा, उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेगा, और अब अगर मैं कोड रन करूंगी तो मुझे उसका आंसर सक्सेसफुली 11 की इंक्रीमेंटेड वैल्यू 12 मिल रही है। सो याद रखना। अब यहाँ पे एरर क्यों आया था, बिकॉज ये परमानेंट चेंज है, आपको पता है ना। अगर मैंने प्लस इक्वल टू कर दिया तो परमानेंट चेंज है, बट अगर मैंने y प्लस 1 किया होता तो वो काम कर जाता विदाउट ग्लोबल। बट अगर आपने प्लस इक्वल टू का रखा है तो परमानेंट चेंज है, परमानेंट चेंज करने के लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट फिर से बता रही हूँ, किसी को इश्यू है तो देख लो। मैंने एक वेरिएबल बनाया y, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया, इंक्रीमेंट। इसका काम क्या है, आपसे वैल्यू लेना और उसको इंक्रीमेंट करना। मैंने बोला है y की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, और फिर क्या करो, रिटर्न कर दो y की वैल्यू। और फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, अब मुझे प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करके दिखा दो, इंक्रीमेंट प्रिंट करके दिखा दो। अब जब मैंने कोड रन करा तो इसने मुझे एरर दे दिया कि भाई जो तुम y बाहर है वो बाहर वाला y है, और बाहर वाले y को मैं अंदर परमानेंटली चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज एरर दे रहा है। बिकॉज इसने y ढूंढने की कोशिश की, बट उसको इस एरिया में कोई y मिला ही नहीं, और बाहर वाले यूज करे, उसको परमिशन ही नहीं दिया था मैंने, तो इसने मुझे एरर दे दिया, अनबाउंड लोकल एरर, कि भाई मैं जो एरर है, मैं कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल y, मतलब मुझे लोकली कोई y नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैंने बोला भाई टेंशन मत ले, अगर तुझे लोकली y नहीं मिल रहा तो तू ग्लोबल वाला y दे दे। तो ग्लोबल y का मतलब क्या है कि मैंने y को, ग्लोबल y को यूज करने की परमिशन यहाँ ग्रांट कर दी है। अब जब मैंने कोड रन किया तो इसने ग्लोबल y को लिया, 11 वैल्यू ली, 11 में 1 जोड़ के प्लस मुझे रिटर्न कर दिया। क्लियर है? तो ये चीज हल्का से ध्यान रखना, एरर कौन सा आता है, कोड कैसे काम करते हैं, इस चीज को नोट डाउन करना है। बहुत सिली मिस्टेक्स में बहुत बार कर देते हैं, तो याद रखना। सो इफ यू वांट टू चेंज a global variable locally, then you should use global keyword. Clear है? हाँ, और क्या, बिकॉज रिटर्न वगैरह मतलब फंक्शन छोड़ के बाहर आ गया। रिटर्न स्टेटमेंट तो बार थोड़ी जगह, मान लो मैं रिटर्न y लिखा, तो रिटर्न y का मतलब है कि सारा काम धंधा छोड़ के नहीं जा जाओ, जब रिटर्न के बाद फंक्शन को लीव कर जाता है। मैम लास्ट में क्या लिखा, देन यू शुड यूज अ ग्लोबल कीवर्ड, दैट्स व्हाट यू हैव। या ग्लोबल कीवर्ड, ओके, कीवर्ड समझ आता है ना। कीवर्ड मतलब ऐसे शब्द जिनको पाइथन में लाइक हर शब्द का जो मतलब होता है वो ऐसे शब्द को कीवर्ड कहा जाता है। ट्रू एक कीवर्ड है, नन एक कीवर्ड है, वैसे ग्लोबल भी एक कीवर्ड है। ठीक है, चलो मैं तुम लोग का हल्का सा नॉलेज चेक करती हूँ। तुम लोगों को कोर पाइथन की कितनी नॉलेज है, या फिर तुम लोगों ने पहले फंक्शंस पढ़े तो क्या नॉलेज है। दो एक छोटा सा कोड बताओगे आंसर? हाँ ना, कुछ बताओ। यस मैम, विल ट्राई। इसमें मैम शायद 12 आएगा, 12 ये इंक्रीमेंट है ना, क्योंकि ग्लोबल कॉल हो चुका है। कौन है ये, किसने ऐसा। बोला ऐसा? दिखाइए कोड, मैंने देखा नहीं अभी है। कहाँ पे थे तुम, किधर थे? तुमने एक जोक से सबका दिन बना दिया। मैम कोड दिखाइए तो एक बार, मैंने देखा नहीं। वो कोड में बता चुकी हूँ उसका आंसर, मैं नया अच्छा। कोड दूंगी, मैं उसका पूछ रही हूँ। इसका आंसर तुमको दिख गया, 12 है।
मैं अभी उधर से आ रहा था। और समझ ही कहीं गया होगा पक्का ये। चलो एक कोड दे रही हूँ, लिख लिया इसको, कोड दूँ आप? ठीक है, ठीक है। यस मैम। चलो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ। इसका आंसर बताओ, एक सेकेंड भाई। ओके, अब इसका आंसर बताओ। रन मत करना, ईमानदारी से आंसर बताना। ओके, क्या लिखा है? गलत। गलत आंसर है आदित्य, यू आर रॉन्ग, आंसर इज नॉट 14। मैम कैन यू प्लीज गो बैक टू योर दो, स्क्रीन? शायद 2 आएगा क्या? हाँ, क्या बोला एहसान? गाइस डोंट गूगल, मैं पहले फिर से बोली, ईमानदारी से खेलोगी, मैं अगर खेल रहा था। मैम 12 चैट, नहीं। मैम एरर आएगा चैट में, मैं टाइप नहीं कर पा रहा, लेकिन चैट कहाँ गई? कि कौन सा रहेगा बताना, और क्यों आएगा? मैम वो इंडेंटेशन आपने रिटर्न को उधर कर दिया ना, थोड़ा 2 टैब इंडेंटेशन स्पेसेस दे गलत कर दिए। दी मैंने। चलो ये लो। हाँ जी, अब अब आना चाहिए 14, 14 या अभी भी 14 नहीं आएगा। एक सेकंड मैम देख रहा हूँ। देखो बताने वाला ने भी तो बता चुका होता। मैम 14 नहीं आना चाहिए ना इसका तो। जब तुमने कोड रन करा ना, कोड का सिंटेक्स गलत है। सिंटेक्स क्या गलत है? रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करते। अगर तुमने पहले कभी फंक्शंस पढ़ा था तो एज्यूम तुम्हें पता होगा, बट रूल है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता। मतलब रिटर्न में तुम टेम्पररी चेंज कर सकते हो, रिटर्न में तुम परमानेंट चेंज नहीं कर सकते। एंड ये जो प्लस इक्वल टू होता है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम रिटर्न के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ, देन ही कट जाएगा कि तुम इक्वल टू हटा दोगे, देन इट विल वर्क सक्सेसफुली। फिर कुछ नहीं आएगा, फिर तुम्हारा आंसर 14 है। मैम मतलब रिटर्न स्टेटमेंट के साथ हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते? नहीं, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर तुम्हें लिस्ट चाहिए तो ये सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। एक सेकंड में बना मैम देती हूँ। अगर हम वहां से रिटर्न हटा दे और उसके बाद नीचे रिटर्न वाई लिख दे तो चल जाएगा? हाँ हाँ, तब चल जाएगा, लेकिन रिटर्न के साथ असाइनमेंट नहीं चलेगा। और ये सारे ओके। तुम्हारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं मैम मीन्स ये कब से होता है मतलब? सालों से। मतलब जब से मैम पाइथन आई है तब से। मैम ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मतलब। मैम मतलब दूसरी लैंग्वेजेस में भी यही होता है क्या? C++ वगैरह में भी? नहीं, यहाँ पे ये होता है हमेशा से। हाँ फिर तो नहीं पता होगा। ये तो बहुत कॉमन रूल है। और कहीं मुझे भी लगता है C++ से भी काम नहीं होता होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। मैंने कभी C++ पे कोर काम नहीं करा, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैंने करा है बट इतना कभी कोर काम नहीं करा, बट ये चीज बहुत जनरल रूल है ये। क्योंकि C++ जब मैंने पढ़ी तो उस समय तो किसी ने बताया नहीं ये वाली बात। अरे यार वो छोड़ोगे, वो बता दे, फिर वही बात हो गई। प्लस माइनस डिवाइड दिमाग से निकल गया होगा, मैं उनके बताना हो सकता है। हाँ जी। गलत कॉलेज में चला गया बेचारा। डन, लिख लिया। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर 8 ऑपरेटर्स होते हैं, वो रिटर्न के साथ कभी काम नहीं करते। क्लियर है? चलो ये चीजों को दिमाग में घुस गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। हो गया बेसिक्स पाइथन खत्म। अब पाइथन में कुछ भी बेसिक्स नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स पाइथन। अब एडवांस पाइथन आता है। एडवांस पाइथन क्या है? लाइक हमारा तो मेरे सब बैच है, बट हमें खींचेंगे थोड़ा, और 15-20 मिनट पढ़ेंगे हम लोग। अब एडवांस पाइथन में क्या टॉपिक आता है? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ से बेसिकली एडवांस पाइथन चालू होता है। इसके बाद जितनी भी चीजें एडवांस है, फिर एडवांस में 8-9 टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन पाइथन आ जाता है, क्योंकि तुम डेटा साइंस वाले बच्चे बंदे हो तो तुम अलग पढ़ते हो, या एमएल वाले बंदे भी उनके साथ पढ़ते हैं, डेवलपमेंट वाले बंदे अलग लाइब्रेरीज पढ़ते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज मैंने मिस कर दी है बताना, वो भी बता देती हूँ। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी बता देती हूँ, एक और टॉपिक मैंने मिस कर दिया है, वो भी बता देती हूँ। ओके, बाकी ये आपके नोट्स हैं। फंक्शन में किसी को क्या कहते हैं मैंने लिखे हुए हैं, कैसे कैसे तुम फंक्शन कॉल कर सकते हो मैंने मेंशन किया है। 3 तरीके के जो फंक्शंस मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे? बिल्ट इन, फंक्शन डिफाइन एंड बाकी पैरामीटर्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ये सब यहाँ पे लिखे हुए। तो ये नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुमने अगर अपने बनाए हैं तो वो भी बढ़िया, अपने नहीं बनाए तो दोनों बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ना यार, जैसे एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारा फ्लो कैसे जाने वाला है कोड इस क्लास का, थोड़ा सा। अब बेसिकली ना कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे तुम किसी लाइब्रेरी में जाते हो, ठीक है, मान लो मैं जनता सेवा लाइब्रेरी में चली गई, या तो एनी पब्लिक लाइब्रेरी। जब तुम लाइब्रेरी में जाते हो ना, तुम्हें बहुत सारी अलमारी दिखती है, दिख रही है?
अब Yes, ma'am. अलमारी में क्या होता है, बहुत सारे शेल्फ्स होते हैं, और शेल्फ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, समझ गए ना। ये एक साइंस की वो होगी, उसमें साइंस की शेल्फ्स होंगी, उनमें उसकी बुक्स रखी होंगी। फिर ये थोड़ी फैंटेसी होंगी, फिर ये थोड़ी मैथ की होंगी, फिर फिक्शनल की होंगी। अंडरस्टूड? मतलब लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मॉड्यूल ये है, कैटेगरीज है, उनमें बुक्स है। वैसे हमारे पास भी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में मॉड्यूल होते हैं, और मॉड्यूल में फंक्शंस होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे बुक थी, बुक में शेल्फ, लाइक अलमीरा थी, अलमीरा में शेल्फ थे, शेल्फ में बुक्स थे। वैसे हमारे पास लाइब्रेरी होती है, उसमें मॉड्यूल होते हैं और उसमें फंक्शंस होते हैं। तो हमारा फ्लो कैसे जाने वाला है, हमने फंक्शन से चालू करा है। जब फंक्शन हमारा हो जाएगा फिर हम मॉड्यूल पे जाएंगे, जब मॉड्यूल हो जाएगा फिर हम अपनी नंबर पांडा लाइब्रेरी चालू कर देंगे। तो ये हमारा फ्लो जाने वाला है, पहले फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूल पढ़ेंगे, एंड देन लाइब्रेरी पढ़ेंगे। गॉट इट? एक आइडिया लगी चीजें कैसे जाने वाली है। Yes, ma'am. अब इसके बाद थोड़ा सा आगे आओ। अब एक कंसेप्ट होता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का, और रिकर्जन समझने के लिए ये कंसेप्ट हमको अच्छे से आना चाहिए। तो मैं इस टॉपिक पे आज की क्लास खत्म करूंगी, बस ये टॉपिक समझा देती हूँ। अभी करता क्या, ध्यान से समझना। मान लो मैंने फंक्शन बनाया डेफ, फंक्शन का नाम मैंने रखा मैक्स अमंग 2। ये मुझसे एक नंबर लेगा ए, एक नंबर लेगा बी। फिर ये क्या करेगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये क्या रिटर्न कर देगा, ए रिटर्न कर देगा, वरना ये एल्स में जाएगा एंड वहां जाके रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, बी। फिर मैं गई, मैंने आप क्या करने बोला कि भाई प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, मैक्स अमंग 2 बता दो किसका, 67 और 89 का। क्लियर है? अब ये मैंने एक छोटा सा कोड तुमको दे दिया। कोड देख के समझ आ रहा है क्या करता होगा? Yes, ma'am. या अब इसमें 1 2 3 4 5 और 6 लाइन है। अब मैंने तुम्हें कोड दिया, तुम आए हो मेरे पास, मैंने बोला भाई मुझे इस कोड का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझा दो। क्या बताना है? फ्लो Flow of ऑफ execution. एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है कि भाई पहले कौन सी लाइन रन हुई, उसके बाद कौन सी लाइन रन हुई, और सबसे आखिर में कौन सी लाइन रन हुई। नाउ हाउ डज इट वर्क इज, ये क्या करता है, रूल याद करना, कहीं पे भी अगर डेफ दिख रहा है, डेफ का मतलब क्या होता है, हेडर। अगर ये कहीं पे भी हेडर दिख रहा है, ये उसको स्किप मार देगा। स्किप मतलब ये उसको भाव देने वाला नहीं है, जैसे ही हेडर देखेगा ये हेडर को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। और उसके बाद सीधा उसके नीचे जो भी नेक्स्ट कोड का पार्ट होगा, नेक्स्ट कोड के पार्ट में चला जाएगा। अब इसने कैसे काम करा, थोड़ा ध्यान समझना। ये गया सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का पहला आंसर क्या हो गया, 1। जब ये 1 पे गया, इसने यहाँ पे क्या देख लिया, हेडर। हेडर मतलब इसको इस फंक्शन में नहीं घुसना, और फिर ये सारा काम छोड़ के कहाँ पे आ गया, 6 पोजीशन पे। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फिर कहाँ चला गया, 6 नंबर पे। ठीक है, तो हेडर देखा, उसने देखा कि पूरी बॉडी है, मुझे इसने तो किसी ने फंक्शन कॉल किया ही नहीं है, तो मैं सीधे 6 पे आ जाऊंगा। ये 6 पे गया, 6 पे अब फंक्शन कॉल कर दिया गया। फंक्शन का नाम क्या था, मैक्स अमंग 2। तो फंक्शन कॉल कर दिया गया, तो यहाँ से इसने 67 लिया, यहाँ से 89 लिया, और इन दोनों को लेके वापस कहाँ पे चला गया, पहली लाइन पे जहाँ फंक्शन कॉल बनाया गया है। तो वापस कहाँ चला गया, 1 पे। अब 1 पे गया, उसने इसको 67 वैल्यू दे दी, इसको 89 वैल्यू दे दी, इसको 67 वैल्यू दे दी, इसको 89 वैल्यू दे दी। अब फिर ये 1 पे गया, फिर नीचे आया दूसरी लाइन पे, तो सेकंड कहाँ चला गया, दूसरी लाइन पे। इसने देखा क्या 67 बड़ा है 89 से, क्या 67 बड़ा है 89 से, नहीं। तो ये No. 2 के बाद 3 को छोड़ के सीधा 4 पे आ गया। 2 के बाद कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया। 4 पे एल्स था, एल्स ने उसको कहाँ भेज दिया, 5 पे भेज दिया। 5 पे क्या बोला है, रिटर्न भी, मतलब बड़ी वैल्यू किसकी, 89 की। तो 89 को वापस लेके कहाँ पे आ गया, 6 पे आ गया, और 6 पे आके उसने 89 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। मींस इस कोड का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, 1 6 1 2 4 5 6। इसे बोलते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड, कि पहले कंपाइलर कौन सी लाइन पे गया, फिर कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, और आखिर में कहाँ पे रुका। क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. एक और कोड दो, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताओगे? Yes. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, या फोन में फोटो ले लो, बिकॉज मैं नेक्स्ट में मूव करूंगी।
बिकॉज अगर मुझे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्लियर है मैं रिकर्जन समझ लूंगी, अगर मुझे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं आता रिकर्जन को समझने में बहुत इश्यू आएगा। एंड मैं बता देती हूँ कोडिंग के अंदर लूप इज द फर्स्ट टॉपिक जिसमें आधी दुनिया कोडिंग छोड़ देती है। लूप में आधी दुनिया कोडिंग छोड़ देती है, रिकर्जन पे पूरी दुनिया कोडिंग छोड़ देती है। टिकता वही है जिसको समझना है। ये सच्चाई है। और रिकर्जन इज ऑल्टरनेटिव ऑफ लूप, जो काम तुम लूप से नहीं करते उस काम को तुम रिकर्जन से करते हो। ठीक है, मतलब दो काम मतलब पढ़ाऊंगी बात का टॉपिक है, बट अभी वो पोजीशन समझना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई इशू इसका? बाकी मैं शेयर करूंगी तो वो लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, अब मैं कोड लिख रही हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई चैट में नहीं भेजेगा, अपना फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अपनी अपनी कॉपी या नोटपैड में कर लेना। फिर जब मैं अपना आंसर दूंगी मेरे आंसर से मैच कर लेना कि तुम सही हो या तो गलत हो। ठीक है, देखो ये काम मैं आइडियली पे भी कर सकती थी, बट वहां में नंबर ऑफ लाइंस में थोड़ा होता तो मैं लिख देती, मुझे कोई इशू नहीं है। सॉरी, हाँ ठीक है। दिस इज द कोड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। बता दो चलो मुझे इसका। मैम आप हमारा- लाइन नंबर्स लिख दो। लाइन नंबर लिख रही, वही लिख रही हूँ मैं। अब 15 लाइन तैयार कर जाओ, चैट में कोई मत लिखना, तुम तैयार कर लो। आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स, उसके बाद मैं बताऊंगी। क्या क्या क्या? सॉरी, क्या बोला? जो हाँ, अच्छा मैं कुछ नहीं बताने वाली, सामने कोड पड़ा है। अच्छा एक नोट याद कर लेना, रूल चीज बताऊंगी। जनरल कोडिंग का रूल होता है, सबको मुझे पता होगा तुम लोगों को। अगर तुम्हें लेस स्टेप्स में आंसर मिल जा रहा है, क्या बोला? लेस स्टेप्स में, तुम पहले गए, पहले में आंसर मिल गया, तो उसको बोलते हैं बेस्ट केस ऑफ कोडिंग, स्टेप्स कम लगे। अगर तुम्हें एवरेज स्टेप्स पे आंसर मिल रहा है, बीच में जाके कहीं आंसर मिला, तो उसको क्या बोलते हैं? एवरेज केस ऑफ कोडिंग। और तुम्हें क्या मिल रहा है? मोर स्टेप्स में आंसर मिल रहा है, मतलब तुम्हें आखिर तक जाना आंसर निकालने के लिए, उसे बोलते हैं वर्स्ट केस ऑफ कोड। क्लियर है? मतलब अगर तुम्हें इफ आंसर मिल रहा है तो ये बेस्ट केस है, अगर तुम्हें एलिफ आंसर मिल रहा है तो ये एवरेज केस है, और तुम्हें एंड तक जाना पड़ रहा है तो ये वर्स्ट केस है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, कुछ नॉर्मल शब्द अगर यूज किए जाते हैं
तो इनको हल्का से नोट डाउन करके रखना है दिमाग में रखना। या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिख लो, 1 मिनट और दे रही हूँ फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर। मैम आपने जो मैक्स अमंग 3 वाले में वैल्यूज दी हैं वो 42, 70 और क्या है 13 3 42 73 ओके। मैम इस कोड में इफ कंडीशन में a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c भी होना चाहिए ना, b क्यों लिखा है आपने? हो जाता है कई बार इंसान भावनाओं में बैठ के गलत चीजें लिख देता है। हो गया सही। या हो गया, निकल गया। चलो भेज ही, तो अब क्या ही होगा, अब तो मैं इधर लिखने वाली। भेज दो ताकि बाद में तो मन से ना बदल पाओगे मैं सही था। चलो 10 सेकेंड और मैं लिख रही हूँ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। या सबसे पहले ये 1 पे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे एरर देखेगा, सारा काम छोड़ के फिर 6 पे आ जाएगा। 6 के बाद ये जाएगा 13 पे, 13 पे कॉल करा है मैक्सिमम 2 को, तो ये फिर 1 पे आ जाएगा। हाँ 1 के बाद ये जाएगा 2, 2 के बाद ये जाएगा 3, नहीं सॉरी 2 के बाद ये जाएगा 4, 4 के बाद इट विल कम टू 5, 5 पे रिटर्न करने बोला है, तो 5 पे वैल्यू को रिटर्न करके 13 पे आ जाएगा। फिर 13 के बाद ये 14 पे जाएगा, 14 पे आएगा, 14 पे कॉल किया गया है मैक्सिमम 3 को, तो ये 6 पे चला जाएगा। 6 के बाद ये जाएगा आपका 7, 7 के बाद ये जाएगा आपका 9, 9 के बाद ये जाएगा आपके 10 पे, 10 पे रिटर्न करने वैल्यू बोली गई है, तो ये वापस 14 पे आ जाएगा। 14 के बाद ये 15 पे जाएगा, 15 पे जाने के बाद इसको बोला गया है कि भाई तू दोनों वैल्यूज को लेके फिर 1 पे चला जा, तो ये 15 के बाद फिर 1 पे चला जाएगा। 1 के बाद तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, इससे 89 आ रहा है, इससे 89 आ रहा है, इससे 70 आ रहा है, तो 1 के बाद ये 2 पे, हाँ 1 के बाद ये 2 पे जाएगा, 2 के बाद 3 पे जाएगा, 3 के बाद 15 पे आएगा और कोड खत्म हो गया। ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। किसी ने अगर एग्जैक्ट नंबर लिखे तो बता दो ईमानदारी से, अगर एक भी आगे पीछे है तो माफ करना। मैम लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बस बाकी सही था, कहाँ से गड़बड़ बाकी की? 14 के बाद 15 पे गए जब, उसके बाद 15 हाँ। के बाद 1 पे क्यों गया ये? बिकॉज फिर से यहाँ पे मैक्सिमम को कॉल किया गया है ना, लुक एट दिस, इसका जो रिजल्ट आया और इसका जो रिजल्ट आया उन दोनों को देख के मैंने फिर इसको ऊपर भेज दिया ना maximum। ओके 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 ओके, अच्छा उन दोनों का मैक्स लेना है, ठीक है मैम, गॉट इट। Done? उसके बाद अच्छा। मैम इसका फ्लो समझा दो, ये तो बिल्कुल गलत है मेरा। देख के समझ नहीं आ रहा, देख कैसे बताते हैं। पहले ये 1 पे गया, इसने हेडर पढ़ा, ये बोला भाई ये तो गड़बड़ है, मैं तो कॉल नहीं किया, नीचे आ गया। फिर यहाँ पे गया, यहाँ भी इसने हेडर पढ़ा, सारा का सारा काम छोड़ के 13 नंबर पे आ गया। फिर 13 नंबर पे इसने बोला कि मैक्स अमंग 2 को कॉल किया गया है, तो मैक्स अमंग 2 पे कौन है, 67 और 89, यहाँ पे लेके गया, इसको 67 दिया, इसको 89 दिया। इसने चेक करा क्या 67 बड़ा है, नहीं, तो फिर एल्स में आया, एल्स ने उसको रिटर्न पे भेज दिया, तो रिटर्न से वैल्यू लेके यहाँ पे आया और आंसर कितना हो गया इसका 89। तो ये रहा 13 तक हो गया। 13 से फ्री होके फिर नीचे गया, इसने बोला अच्छा मैक्स अमंग 3 निकालना है, 42, 70 और 3, तो ये 14 नंबर से वापस चला गया 6 नंबर पे। इसने इसको दिया 42 नंबर, इसको दिया 70 नंबर और इसको दिया 3 नंबर। फिर यहाँ पे आया, क्या 42 ज्यादा था, नहीं, तो फिर नीचे चला गया, यहाँ पे आया, क्या 70 ज्यादा है, हाँ, तो यहाँ से 70 को 10 नंबर से 70 को रिटर्न करके 14 पे आया, तो 10 नंबर से वापस 14 पे आ गया, यहाँ पे आया, इसका आंसर कितना बैठ गया 70। अब ये 89 और 70 को लेके नीचे आया, अब यहाँ पे मैंने फिर मैक्सिमम निकालने बोल दिया, किसके बीच में, 89 के और 70 में, तो 89 एंड 70 को लेके फिर ऊपर चला गया। अब इसकी वैल्यू इसने दे दी 89, इसकी वैल्यू इसने दे दी 70, 1 नंबर पे आ गया,
तो यहाँ पे 10 14 15 के बाद यहाँ पे कहाँ पे आ गया, एक नंबर पे है। फिर यहाँ पे उसने देखा क्या 89 बड़ा है, हाँ 89 बड़ा है, तो 89 को रिटर्न कर दिया। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 89 लेके यहाँ पे आ गया। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 15 पे आया, और यहाँ पे आंसर कितना आ गया 89। फिर उसने 89 को क्या कर दिया, 89 को उसने प्रिंट कर दिया। दिस इज इट। इसे कभी भी समझ नहीं आया, जस्ट गो थ्रू द चैप्टर्स, अपनी उंगलियों को कोड में वैसे वैसे लेके जाना जैसे तेरा प्रोपोजिशन जा रहा है, इसको रखो। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी फंक्शंस के, कैसे फंक्शंस तुम लोग को बनाने चाहिए जिससे तुम्हारे वार्म अप हो जाएगा। उन क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट सैटरडे मैं रिकर्जन एंड ऊप्स करवाऊंगी। नेक्स्ट वीकेंड का हमारा ये कॉन्सेप्ट है, रिकर्जन एंड ऊप्स। जम के करेंगे, अच्छे से करेंगे। तुम लोग थोड़ा मेंटल स्टेबल होके आना। जो क्वेश्चंस मैं दूंगी इनको बना लेना। मैं 12 से 20 क्वेश्चन के बीच में दूंगी, 12 से 20 के बीच में क्वेश्चन होंगे, बना लेना। मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रही हूँ, उससे मेरा नहीं सिर्फ तुम लोग का फायदा होगा। Got it? क्या, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, वो कह सकते हैं। मतलब ऊप्स पढ़ा है तुमने, मतलब पहले तभी तो फंक्शन ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करा। लिख देती हूँ, उसका नाम में डाल देती हूँ, एडवांस पाइथन नोट्स 1, ठीक है। मैम आप क्वेश्चंस कौन से ग्रुप में शेयर करोगे? मैं क्वेश्चंस जो हूँ जस्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के ग्रुप पे भेजूंगी। बाकी उसके अलावा अगर कोई बच्चे मेरे पास कनेक्टेड है तो वो मुझे इंडिविजुअली टेक्स्ट कर दे, मैं फॉरवर्ड मार देती हूँ। अभी मैं भी भेज दूंगी, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चंस एंड कोड मैं दोनों चीजें भेजूंगी, कर लेना। नहीं कोड नहीं, सॉरी वो भेजूंगी, ठीक है। बाकी मैं कुछ मशीन लर्निंग का भी टेक्स्ट भेज दूंगी। गलत सभी का है, किसी का सही नहीं दिख रहा। चलो थैंक यू गाइस। थैंक यू मैम। एमएल की क्लास